विद्यार्थियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल संस्कृत हिंदी एवं संगीत शिक्षा में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। संस्कृत साहित्य का उद्भव एवं विकास। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे वीडियो का ये विषय है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि पद्य की अपेक्षा गद्य शैली भाव प्रकाशन की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट मानी गई है। विद्वानों का कथन है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदंती, अर्थात गद्य कवियों की विद्वता की कसौटी है। गद्य में समासों का प्राधान्य तथा औजगुण की स्थिति ही इसके प्राणप्रद धर्म है। साहित्य शास्त्रियों ने काव्य को प्रमुखतः गद्य और पद्य दो भागों में विभक्त किया है। छंदयुक्त रचना पद्य कहलाती है तथा छंद विहीन रचना गद्य कहलाती है। इसी गद्य को समीक्षकों ने पुनः दो भागों में विभाजित किया है, वैदिक साहित्य का गद्य और लौकिक संस्कृत साहित्य का गद्य। वैदिक साहित्य के गद्य से तात्पर्य है गद्य जो चारों संहिताओं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों में प्रयुक्त हुआ। इसी प्रकार लौकिक संस्कृत साहित्य के गद्य का रूप महाभारत, पुराण, कथा, व्याकरण, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नाटक, शिलालेखों, प्रशस्तियों में प्राप्त होता है। गद्य शब्द गद धातु से यत प्रत्यय करने पर बनता है। यह रूप लय प्रधान पदबंध से भिन्न है। इसमें पदबंध का प्रत्याग करते हुए भाव, भाषा एवं रस का परिपाक होता है। आचार्य दंडी ने अपादः पद संतानो गद्यम कहकर गद्य का स्वरूप प्रतिपादित किया है, अर्थात जहाँ पादों जहाँ चरणों का विभाजन नहीं होता है उसे गद्य कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य का लक्षण करते हुए कहा गया है कि जहाँ अक्षरों का निश्चित विधान नहीं होता वह गद्य कहलाता है, अर्थात छंद विहीन, लय रहित एवं गीता शून्य रचना ही गद्य कहलाती है। गद्य साहित्य अति प्राचीन माना गया है। इसकी प्रवहनशील धारा हमें वैदिक युग से लेकर आज तक प्राप्त होती आई है। इसका क्रमिक विकास निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। प्रारंभिक युग। नंबर 1, प्रारंभिक युग उदय काल भी इसको कहा जाता है। वेदों से लेकर महाकवि दंडी से पूर्व तक इसका समय निश्चित किया गया है। नंबर 2, मध्य युग अर्थात चरम काल। दंडी से लेकर वामन भट्ट, बाण भट्ट अर्थात 1500 ईस्वी इसका समय निश्चित किया गया है। तीसरा है उत्तर मध्य काल, अर्थात इसको हर्ष काल भी कहते हैं। यह 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक माना गया है। और नंबर 4 है आधुनिक युग। इसको पुनरुत्थान युग भी कहा जाता है। 1800 ईस्वी से लेकर आज तक जितना भी साहित्य रचा गया है इसके अंतर्गत आ जाता है। वैदिक गद्य प्राय सहज, सरल और बोलचाल की भाषा में ही लिखा गया है, जबकि लौकिक गद्य में जो भाषा प्रयोग हुई है वह उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। वेदों के बाद टीका ग्रंथ ब्राह्मणों में गद्य का रूप खुलकर सामने आया है। उसके पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ प्राय गद्यात्मक ही हैं। इनमें गद्यात्मक अंश के लिए उल्लेखनीय जो ब्राह्मण है उसमें है शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय और तैत्तिरीय और गोपद ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात अरण्यकों और उपनिषदों में भी वैदिक गद्य प्राप्त होता है। अरण्यकों की भाषा लौकिक गद्य के अत्यंत निकट मानी जाती है। उपनिषदों का गद्य पूर्व साहित्य की अपेक्षा अधिक परिष्कृत है। वैदिक गद्य तथा लौकिक गद्य के संधि काल में सूत्र ग्रंथों का प्रणयन हुआ। वैदिक साहित्य से संबद्ध प्रातिशाख्य ग्रंथ, चारों प्रकार के कल्प ग्रंथ, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र तथा निरुक्त गद्यात्मक सूत्र पद्धति में ही लिखे गए हैं। लौकिक गद्य के 3 रूप प्राप्त होते हैं, पौराणिक, शास्त्रीय और साहित्यिक। इसमें क्रमशः गद्य का विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है। पौराणिक ग्रंथों में महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु पुराण में तत्पय स्थलों पर गद्य के दर्शन होते हैं। शास्त्रीय गद्य शैली का प्राचीनतम उदाहरण महर्षि पातंजलि का महाभाष्य है। यह गद्य अत्यंत प्रांजल एवं प्रशस्त है। इसके छोटे एवं सुंदर
वाक्य इसमें प्रयोग किए गए हैं। शास्त्रीय गद्य का विकसित रूप दार्शनिक ग्रंथों में मिलता है। वह गहन एवं गंभीरता से परिपूर्ण है। साहित्यिक गद्य शैली का लेखन ईस्वी पूर्व में ही प्रारंभ हो गया था। वार्तिकार कात्यायन ने आख्यायिकों का बहुवचन में प्रयोग कर उनकी बहुलता की ओर संकेत दिया है। साहित्यिक गद्य के अंतर्गत उपन्यास, कथा, नाटक, यात्रा वर्णन, निबंध आदि को रखा जा सकता है। संस्कृत पत्र पत्रिकाओं के संपादन द्वारा निरंतर यह गद्य वीथी पल्लवित एवं पुष्पित हो रही है और गद्य जो आज भी जो आधुनिक युग में भी इसके विषय में, गद्य के विषय में काफ़ी रचनाएं आगे लिखी जा रही हैं। आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।